हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं सब्जेक्ट वाइज यानी कि टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज दिन है ट्यूसडे का, आज है हमारा हिंदी का टर्न। तो स्टार्टिंग से हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग जो होती है हिंदी की वो होती है वर्णमाला से, लेकिन उससे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा है हिंदी की मूल जननी वैदिक संस्कृत है। हिंदी की मूल जननी क्या है? तो हिंदी की मूल जननी है वैदिक संस्कृत। याद रखिएगा, हिंदी की मूल जननी वैदिक संस्कृत है। इसके बाद हमारा सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट, देखिए, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा। यहाँ पर मैंने वही केवल नोट किया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठाया जाता है। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। याद रखिएगा, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास फैक्ट, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो हिंदी की लिपि जो है वो कैसी है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिंदी ईरानी यानी कि फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ पर बहुत से लोग क्वेश्चन को गलत एग्जाम में जो है वो गलत करके आते हैं। कैसे गलत करके आते हैं कि हिंदी जो है वहाँ पर ऑप्शन दे रखे होते हैं अरबी, फारसी और भी दो यानी कि ऑप्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी ईरानी जो है उस भाषा का शब्द है। और ये जो ईरानी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फारसी भी कहते हैं। तो हिंदी ईरानी और फारसी भाषा का शब्द है। यानी कि अगर वहाँ एग्जाम में ये आ जाए कि ईरानी, आप सोचे कि ये तो ईरानी यहाँ पर लिखा, फारसी तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, ईरानी अगर आता है तो भी ये सही है, क्योंकि ईरानी और फारसी एक ही बात होती है। अब देखिए, ये हिंदी जो शब्द आया है, जो जो हिंदी आई है वो देखिए कैसे बनी है। सबसे पहले सिंधु, फिर सिंधु के बाद बना हिंदू, फिर हिंद, और हिंद में जब बड़ी ई मिल गई तो वो हिंदी हो गया। हिंदी शब्द जो है वो कैसे बना है? सिंधु, हिंदू, हिंद, और उसमें जब ई मिल गई तो वो हिंदी बन गया। इसके बाद देखिए, ये जो ये जो हिंदी आई है वो कैसे आई है? सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिए। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर आई लौकिक संस्कृत, उसके बाद आई हमारी पाली, पाली, फिर आई प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट, सौरसेनी, अपभ्रंश, फिर प्राचीन हिंदी, उसके बाद हमारी आधुनिक हिंदी आई जो कि अब चलन में है। तो ये हिंदी के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को थोड़े से पॉइंट्स ये इसमें देखिए बता देती हूँ कि हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की जो है वो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो देखिए, 5 उपभाषाएं इसकी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, फिर आती है पूर्वी हिंदी, उसके बाद हमारी आती है बिहारी हिंदी, फिर हमारी आती है राजस्थानी हिंदी, और उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी। अब इसके अंतर्गत जो 18 बोलियां हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारी आती है पश्चिमी हिंदी, उसके अंतर्गत सबसे पहले आती है कन्नौजी, फिर आती है ब्रजभाषा, उसके बाद खड़ी बोली, फिर हरियाणवी या बांगरू, और फिर आती है बुंदेली। तो सबसे पहले जो हिंदी है वो कौन सी है? यानी कि 5 उपभाषाएं हिंदी की हैं, उनमें सबसे पहली है पश्चिमी हिंदी। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पश्चिमी हिंदी में आती है कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फिर आती है हरियाणवी या बांगरू, उसके बाद आती है बुंदेली। बुंदेली, इस तरह से बुंदेली को लिखेंगे। इसके बाद हमारी आती है पूर्वी हिंदी। तो देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी आती है, इसमें आती है अवधी, अवधी आती है, फिर आती है बघेली, अवधी, बघेली, और फिर आती है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये क्या है?
ये हैं हमारी बोलियां, यानी कि हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उनके अंतर्गत जो आती हैं बोलियां, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या हो गई बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फिर आती है हरियाणवी या बांगरू, फिर आती है बुंदेली। इसके बाद हमारी ये हिंदी कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चाहे तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। इसके बाद आती है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, फिर आती है मैथिली और उसके बाद आती है मगही। 3 इसकी बोलियां हैं बिहारी हिंदी की। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली, मगही। फिर इसके बाद हमारी आती है राजस्थानी हिंदी। तो देखिए राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाड़ी, फिर आती है मारवाड़ी, इसके बाद आएगी हमारी मालवी, फिर जयपुरी या ढूंढाड़ी, और फिर आती है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएगी हमारी कुमायूनी, फिर आएगी गढ़वाली और उसके बाद नेपाली या फिर मांड्याली। नेपाली और मांड्याली एक ही बात होती है। तो देखिए कुमायूनी, फिर आएगी हमारी गढ़वाली, फिर नेपाली या मंड्याली। तो इस तरीके से ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दी। हाँ, तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ कि भारत में हिंदी को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा दोनों का ही दर्जा प्राप्त है, क्यों? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हिंदी को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा दोनों का ही दर्जा प्राप्त है, लेकिन क्यों? तो उसमें आप लोग देखिए क्या आंसर देंगे कि राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। अतः भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और हिंदी को राजभाषा भी कहा जाता है क्योंकि देश की स्वतंत्रता के बाद राजकाज की भाषा क्या है? वो हिंदी है। तो देखिए ब्रजभाषा को काव्य भाषा भी कहा जाता है। जो हमारी ब्रज भाषा है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है काव्य भाषा भी, यानी ब्रज भाषा को काव्य भाषा भी कहा जाता है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में। इसके बाद देखिए भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ और कब? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। वो भी कब हुआ था? 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले गठन हुआ। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के 17वें भाग में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। 17वें भाग में भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है? तो आप बताएंगे कि 17वें भाग में राजभाषा यानी कि हिंदी का उल्लेख है, और ये जो है वो 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक इसका उल्लेख किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और देखिए वर्ण के उच्चारण को क्या कहते हैं? तो वर्ण के उच्चारण को हम क्या कहेंगे? ध्वनि। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। एक एक चीज को ध्यान से सुन लीजिए कि वर्ण के उच्चारण को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के चिन्ह को लिपि कहते हैं। ध्वनि के चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। फिर देखिए हिंदी सर्वाधिक कैसी भाषा है? तो हिंदी सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में मूलतः 11 स्वर, 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं 33 और 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुणी व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये वीडियो आज का मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वर्णमाला
का चैप्टर लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचते रहें। धन्यवाद।